मंजू वर्मा, साचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय सीकर। आज का अध्ययन का विषय रहेगा स्थापत्य कला। मानव प्रयास के इतिहास में स्थापत्य का स्थान अपना स्वतंत्र स्थान है, चाहे वह रोम का हो या मिस्र का हो, यूनान का हो या काबुल का हो, भारतीय हो या चीनी। स्थापत्य का एक ऐसी श्रृंखला है जो शताब्दियों से बिखरी हुई कड़ियों को जोड़कर हमारे लिए देश और जाति का सच्चा स्वरूप उपस्थित करता है। जहाँ लिखित ऐतिहासिक साधनों की उपलब्धि नहीं हो सकती, वहाँ स्थापत्य के अवशेष अज्ञात काल के इतिवृत्त के साक्षी बनते हैं तथा विस्मृत युगों की यादें दिलाने में सहायक होते हैं। किसी भी देश की युगीन प्रगति का समुचित अध्ययन बिना स्थापत्य की विविध परतों तथा खंडरों के अध्ययन के नहीं हो सकता है, क्योंकि उनमें देश की वास्तविक आत्मा प्रतिबिंबित होती है। उन्हीं के माध्यम से कला और जनजीवन का सामंजस्य एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रस्फुटित होता रहा है। जहाँ भारत की स्थिति का प्रश्न है, वहाँ हम अनुभव करते हैं कि यहाँ धार्मिक चिंतन, भाव प्रमाण और प्रगति का समूचा चित्रण स्थापत्य के अंतर्गत निहित रहा है। यहाँ कला ने निरंतर राष्ट्रीय अनुभूतियों और जनजीवन के विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति की है और साथ ही साथ सौंदर्य और माधुर्य के अविरल स्रोत को बहाकर जीवन और आत्मा को स्थायी तत्वों द्वारा सुखमय बनाया है। ये सभी भारतीय स्थापत्य के तत्व विकसित तथा समृद्ध परिणामों में राजस्थान में पाए जाते हैं, क्योंकि स्थापत्य को यहाँ राजकीय तथा व्यक्तिगत रूप से सतत प्रश्रय मिलता रहा है। यहाँ स्थापत्य की अभिव्यक्ति गांवों, नगरों, मंदिरों, राजभवनों, दुर्गों, जलाशयों, उद्यानों तथा समाधियों द्वारा प्रमाणित होती है। नेक्स्ट टॉपिक है बस्तियां और स्थापत्य। राजस्थान के स्थापत्य का इतिहास इतना ही प्राचीन है जितना मानव इतिहास का युग। प्रमाणों से ज्ञात होता है कि यहाँ का आदि निवासी भारत के आदि निवासी की भांति पूर्व प्रस्तर युगीन मनुष्य था। वह निज बर्बर था एवं नदियों के किनारे, वृक्षों के नीचे और पहाड़ों की कंदराओं तथा उनमें जीवन व्यतीत करता रहा है। कालांतर में इस पूर्व प्रस्तरकालीन मानव ने उत्तर प्रस्तरकालीन युग में प्रवेश किया। इस समय तक भांड औजार के बजाय पैने तथा नुकीले औजार बनाना सीख चुका था। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग तथा चमड़े का उपयोग उसे संभवतः ज्ञात हो चुका था। पूर्व प्रस्तर युगीन मानव से उत्तर प्रस्तर युगीन मानव में कुछ अंतर आ गया, जो घास फूस, बांस, लकड़ी, पत्ते आदि की झोपड़ियां बनाकर प्रागैतिहासिक स्थापत्य का जन्मदाता बना। प्रस्तर धातु युग में स्थापत्य का एक विशेष स्वरूप देखने को मिलता है। पौराणिक सभ्यता के युग में राजस्थान के केंद्रों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों पर रामायण, महाभारत, राजपूताने का इतिहास में मिलना है, जिनमें पुष्कर, मरुंधर, जांगल, मत्स्य, साल्व, मरुकांतरा आदि मुख्य हैं। जहाँ जहाँ नगरों का विकास हुआ, वहाँ वहाँ बड़ी खाइयाँ बनाई गई तथा राजप्रसाद, आराम, वाचिकाएं, भवन आदि का निर्माण हुआ। मौर्य काल से लेकर उत्तर गुप्तकालीन युग में भारतीय स्थापत्य की भांति राजस्थान में स्थापत्य के एक विशेष रूप का विकास हुआ। इस काल की कला केवल मात्र राजकीय प्रश्रय की ही पात्र नहीं थी, परंतु उसे जनप्रिय बनाने का भी सौभाग्य प्राप्त था। विराटनगर, जो जयपुर जिले में है, अशोककालीन स्थापत्य का एक अच्छा प्रतीक है। यहाँ के भग्नावशेषों में स्तंभ लेख और बौद्ध विहार के खंडर प्रमुख हैं। स्तंभ लेख राजकीय कला के प्रतीक हैं तथा बौद्ध विहार के अवशेष साधारण जनता के भाव और विश्वास। इसी तरह इस युग के उत्तर पूर्वी तथा दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, जयपुर तथा कोटा के आसपास के क्षेत्र वास्तुकला की दृष्टि से महत्व के हैं। अब हम गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में प्रवेश करते हैं
तो राजस्थान के स्थापत्य में एक शक्ति और दक्षता का संचार दिखाई देता है। मेनाल, अमछेरा, डब्बोक आदि कस्बों के भग्नावशेष परवर्ती शताब्दियों के नगर निर्माण के अच्छे नमूने हैं। जब हम 7वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी के स्थापत्य का पर्यवेक्षण करते हैं तो हम पाते हैं कि वह एक नए राजनीतिक ढांचे के अनुकूल ढल जाता है। इसी अवधि में अब्दुल दालल प्रदेश में परमार मेवाड़, बांगड़ में गोहिल शाकंभरी में चौहान, ढूंढार में कछवा घाट, जांगल में राठौड़, मत्स्य, राजगढ़ में गुर्जर प्रतिहार आदि राज्यों का उदय होता है। ये राजवंश बल शौर्य को प्रधानता देते हैं और प्रसार की ओर अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि इस युग की वास्तुकला में शक्ति, विकास तथा जातीय संगठन की भावना स्पष्ट झलकती है। नगर निर्माण में प्रयुक्त स्थापत्य का प्रमुख आधार महाभारत, अर्थशास्त्र, कामसूत्र, शुक्र नीति, अपराजित आदि ग्रंथों में दिए गए सिद्धांतों के अनुरूप था। उदाहरणतः नगरों को परकोटों तथा खाइयों से सुरक्षित करने तथा राजप्रसादों, सुंदर भवनों, मंदिरों, आरामों से सुशोभित करने पर बल दिया है। जयपुर नगर के स्थापत्य में प्राचीन हिंदू स्थापत्य तथा मुगल स्थापत्य का समुचित समन्वय दिखाई देता है, जिसकी ओर हेबर ने संकेत किया है। उसने पेरी के अनुसार बस्तियों के बनने का भी उल्लेख किया है। बुद्धि विलास और सिंहाहजूर के कागजात बाजारों तथा मूल्यों के वर्णन द्वारा जयपुर के स्थापत्य पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। बूंदी के स्थापत्य में तथा उसके बसाने में पहाड़ी स्थिति और पानी के प्राचुर्य का बड़ा हाथ रहा है। बीकानेर में बीकानेर गजल तथा बहियों से इसके निर्माण शिल्प का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके वर्णन से पता चलता है कि मूल्य पेशे के अनुसार बसाए गए थे तथा बाजारों और हाटों की प्रधानता और उपयोगिता की दृष्टि से बांटा गया था। उदयपुर की बस्ती का वर्णन राजरत्नाकर तथा यहाँ के पट्टे परवानों से प्राप्त होता है। संपूर्ण नगर को एक छोर से दूसरे छोर तक सुंदर झील के किनारे किनारे बसाया गया है। नगरों और बस्तियों के स्थापत्य से गांवों के बसाने की वास्तुकला विभिन्न थी। रेगिस्तानी भाग के गांव पानी की सुविधा के अनुसार बसे हुए मिलते हैं, जिनको पानी की कमी होने पर एक स्थान से दूसरे स्थान में बदला जाता है। नैन्सी द्वारा मरुस्थल के गांवों का वर्णन आजकल उन्हीं गांवों से मेल नहीं खाता, क्योंकि उन्हें बार बार बदला गया है और पानी के स्थलों के अनुरूप उनके नाम रखे गए हैं। इन गांवों के नाम के पीछे सर का प्रयोग इसी स्थिति का द्योतक है। गांव की वास्तुकला में मुख्य द्वार बिना छत वाले भी होते हैं।